Hello, welcome to Ideal Astro. Today's topic is timing of marriage. आज कुंडली के माध्यम से अपने मैरिज के समय को प्रिडिक्ट करना सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कर्क लगन की कुंडली ली है। आपके लगन में कोई भी राशि हो सकती है। 1 नंबर यानी कि मेष, 5 नंबर यानी कि सिंह, 1 से 12 कोई भी राशि हो सकती है। मैरिज को प्रिडिक्ट करने से पहले लगन चार्ट पर गुरु और शनि का गोचर लगाएं। गुरु और शनि का गोचर लगन से सप्तम भाव को एक्टिवेट करे या फिर सप्तमेश को एक्टिवेट करे। इस कुंडली में सप्तमेश शनि बनते हैं जो कि 7th के लॉर्ड हैं। आपकी कुंडली में सप्तमेश कोई भी अन्य ग्रह हो सकते हैं। लगन से सप्तमेश ना मिलने पर चंद्रमा से सप्तम देखें। चंद्रमा इस चार्ट में कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा से सप्तम भाव देखें। चंद्रमा से सप्तमेश को देखें। मान लीजिए चंद्रमा यहां पर प्लेस्ड है तो चंद्रमा से सप्तमेश गुरु बन जाएंगे। इसी प्रकार से गोचर के गुरु और शनि का ट्रांजिट नेटल चार्ट आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश या सप्तम भाव को एक्टिवेट करे। गुरु और शनि का गोचर सप्तम भाव को यहां विराजमान होके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। गुरु तीसरे भाव में लगन से या 11वें भाव में प्लेस होने से भी सप्तम भाव को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से शनि का भी गोचर लगाएं। लगन चार्ट पे गोचर लगाने के बाद नवमांश D9 चार्ट पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें D9 का सप्तम भाव या सप्तमेश D9 का सप्तम भाव या सप्तमेश एक्टिवेट हो। अगर गोचर सप्तम या सप्तमेश से कोई कनेक्शन ना बनाए बट 11वें भाव को एक्टिवेट करे, गुरु और शनि डबल ट्रांजिट, गुरु और शनि दोनों का गोचर अगर 11वें भाव को एक्टिवेट करे या दूसरे भाव को एक्टिवेट करे, हाउस ऑफ फैमिली, तब भी विवाह संपन्न हो सकता है। ट्रांजिट इज फेवरेबल। गोचर आपको फेवरेबल रिजल्ट देने के सक्षम है। आप पुरुष की कुंडली में शुक्र जो कि स्त्री का कारक है, अगर वो गोचर के गुरु और शनि से एक्टिवेट हो रहा है, उदाहरण के तौर पे शुक्र आपका यहां प्लेस्ड है और गुरु का गोचर और शनि का गोचर 10वें भाव में है। 10वें से शुक्र एक्टिवेट हो रहा है जो कि ना ही इस कुंडली में सप्तमेश बन रहा है, बट क्योंकि शुक्र फीमेल का कारक है, स्पाउस का कारक है एक पुरुष की कुंडली में, तो ये गोचर मैरिज देने के सक्षम है। इसी प्रकार से एक स्त्री की कुंडली में गुरु जुपिटर बृहस्पति को मेल उसके स्पाउस का कारक माना जाता है। गोचर का गुरु और शनि अगर स्त्री की नेटल चार्ट में उसके गुरु ग्रह को एक्टिवेट करे, जिस प्रकार हमने आगे समझा, तब भी विवाह ट्रांजिट की तरफ से अलाउड है, ग्रीन सिग्नल है। हमें गोचर होने के बाद दशा का विचार करें। दशा फेवरेबल होने के लिए हमें सप्तमेश की दशा, लगन से सप्तमेश की दशा, सप्तम में बैठे ग्रहों की दशा, चंद्रमा से सप्तम में बैठे ग्रहों की दशा, चंद्रमा से सप्तमेश की दशा, D9 चार्ट में लग्नेश की दशा, नवमांश में लग्नेश की दशा, सप्तमेश की दशा ऑफ D9 चार्ट, ये सारी की सारी दशाएं हमें मैरिज देने में एकदम सक्षम है।
अगर आपका दशानाथ या फिर वो जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी सेकेंड हाउस, सेवेंथ हाउस या 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने, तब भी वह दशा फेवरेबल होती है। पंचमेश को भी आप ले सकते हैं, ये एंटरटेनमेंट फंक्शन, विवाह करेंगे तो फंक्शन भी अनिवार्य है, तो इसकी दशा भी हमें फंक्शन देने के लिए एक अच्छी दशा मानी जाती है। पर विवाह के लिए एक संपूर्ण इवेंट को घटित करने के लिए हमें पीडीटी का फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। प्रॉमिस, दशा और ट्रांजिट, तीनों की साइड से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई इवेंट घटित होता है। हेलो, वेलकम टू आइडियल एस्ट्रो। टुडेज टॉपिक इज टाइमिंग ऑफ मैरिज। With the help of an example, today we learn how to predict the most strongest time of your marriage. I have taken an example of Cancer Lagna. Your Lagna can be any. If it's written one number here, it can be Aries, 2 number means Taurus, 3 means Gemini, and so on. From 1 to 12, whatever number will be written here, that is your Lagna. Okay. So for predicting marriage, the first rule which we'll follow is transit, not the dasha. First, get a good look over the transit. The transit of Jupiter and Saturn. Jupiter and Saturn should activate 7th house. 7th house from the Lagna. This is your 7th house. Or the 7th lord. In this example chart, the 7th lord becomes Saturn. In your chart, it can be any. If it's written 9 number here, it could be Jupiter and so on, right? So the 7th lord getting activated or the 7th house. If not, then see from the moon. For example, moon is placed here in the 12th house. So from moon, the 7th house is this. Either this should get activated or the 7th lord here becomes Jupiter. It should be activated. So this will also be considered as a favorable transit. The transit can be favorable or activate a particular house either by sitting of the Jupiter and Saturn. Means Jupiter and Saturn in the transit is placed in this house, then the 7th house is activated. Or for example, Jupiter is transiting in this Rashi, 3rd house, this Rashi, Lagna, this Rashi, 11th house. From all these three, the Jupiter is aspecting the 7th house. So 7th house is also getting activated through the aspect of Jupiter in the transit. In the same way, you will apply the transit of the Saturn as well. Okay? After seeing the transit, after you check the transit from the Lagna 7th, for example, it is not favorable, not activated. From the moon, we have checked. It is not favorable. Then we'll go on to the 11th house. If 11th house is getting activated, the formula remains the same through the transit of Jupiter and Saturn, or the 2nd house is getting activated, then also this transit is favorable for the marriage. In the same way, you will apply the formula of transit in the D9 chart. The D9 chart is a separate chart. There could be any Lagna over here. In the D9 chart, the 7th house of D9 or 7th lord of D9 should be activated by the transit. So if all these transits are negative, then what? Then we look for the Karkatva of marriage. These main significators. In the male chart, Venus is considered as the planet, the spouse planet, the planet that is denoting the spouse. So if Venus is placed here, for an example, and Jupiter and Saturn are placed here, so in this same example chart where we have taken moon over here, Venus is neither becoming the 7th lord from the moon nor from the Lagna, but because it has been getting activated by Jupiter and Saturn from the 10th house, Venus
is capable of giving you marriage in the male horoscope. So this transit is also making transit activated for the marriage. Same is the case for the female. We look for the Jupiter in the female horoscope. After getting the green signal from the transit, we'll move over to the dashas. Now, for the dasha, the 7th lord from the lagna is favorable for giving marriage. The 7th lord from the moon, the 7th lord of D9 chart, the lagna lord of D9 chart, or planets sitting in the 7th house of D1, that is lagna chart, planet sitting in the 7th house from moon. These all planets are capable of giving you marriage in their dashas. Moreover, you can also look for the dashanath. If your dashanath means the lord of your mahadasha antardasha, or it is placed in a nakshatra whose lord is a strong significator of either 2nd house, 7th house, or 11th house, this dasha can definitely give you marriage. You can also look for the 5th house. It is a favorable house for functions, entertainment, celebration. But for any event to occur, the formula of PDT is necessary. That is promise, dasha and transit. All the three should give you green signal. Only then that particular event can occur. Whether it's marriage, childbirth or any.